जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक डिस्कशन थी हमारी। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स का पेपर दिया था सितंबर 2022 अटेम्प्ट में, लेकिन वो क्लियर नहीं कर सके। तो अब मार्च 2023 की अटेम्प्ट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, यानी टेक्स ईयर 2022 को अगर मैं सामने रखूं तो अब टेक्स ईयर 2023 में उसकी बनिस्बत क्या चेंजेस आई हैं। तो इसलिए प्लीज़ जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेश लेक्चर ले रहे हैं या जो पहली दफ़ा जिन्होंने टेक्स्ट पढ़ा है मेरे से किसी भी टीचर से, इसी सेशन में पहली दफ़ा टेक्स्ट पढ़ा है, तो जिन्होंने फ्रेश लेक्चर्स लिए हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखें। उनके किसी काम की नहीं है, बल्कि उनके जहन में उल्टा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि लॉ पहले क्या कहता था अब क्या कहता है। उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लॉ अब क्या कहता है, पहले की उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो चलें जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है वो ये जो बुक रेफरेंस दिया हुआ ना चैप्टर का, ये आईकेप की किताब का नहीं है, ये मेरी बुक से है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी। इसमें लास्ट टाइम बुक में ना आई कैप ने डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस नहीं दिया हुआ था, तो अब आई कैप ने वो भी दे दिए। तो इसलिए ये जो चैप्टर 3 आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस हमारी बुक के अंदर मिलेगी। ये एक बॉक्स ऐड हुआ है, ये आप खुद भी देख लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, इस वीडियो के साथ ना एक पार्ट बी भी अटैच हुआ है। उस पार्ट बी में असल जो चेंजेस है ना, वो ड्यूरिंग क्लास जो मैंने उनके लेक्चर पढ़ाए हैं वो मैंने अटैच किए हैं। इधर तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा कि लॉ में क्या चेंजेस आई हैं। अच्छा जी, चैप्टर 4 है जो हमारी बुक का, उसमें पहले एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन होती थी, वो अब डिलीट कर दी गई है। टेबल 1 और 2 चेंज हो गया है। वो जो हमारे टेबल होते थे ना जिसमें हम रेट देखते थे, वो टेबल हमारे चेंज हो गए हैं। तो अब आपको अगर देखें तो नए रेट्स मिलेंगे किताब के अंदर। तो इसमें आपने याद तो नहीं करना, टेबल तो पेपर में दिया होता है। अच्छा, सेक्शन 82 में एक नया पॉइंट ऐड हो गया है। ये जिनको मैंने येलो किया हुआ ना, ये मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ की फाइल साथ अटैच भी कर दूं, इस पार्ट के। जिसको मैंने येलो किया हुआ है, तो ये येलो वाली सारी चीजें अलग से पार्ट बी के अंदर आपको मिलेंगी, जिसमें सारी डिस्कशन होगी जो क्लास के दौरान हुई है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। जैसे चैप्टर 5 की बात करें डेफिनेशंस में, एक डेफिनेशन ऐड हुई है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, और एक डेफिनेशन हुई है आईआरआईएस। एफपीआर का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका नाम है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आप खुद देख लेंगे, ये कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। एक डेफिनेशन जी बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड हुई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन। तो ये भी इंशाल्लाह मैंने येलो में हाईलाइट की हुई है, मींस पार्ट बी के अंदर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। चैप्टर 6 की बात करें जो हमारी बुक में टैक्स क्रेडिट्स हैं, तो इसमें एक टैक्स क्रेडिट होता था, आपको शायद याद हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। एक हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स क्रेडिट होता था, वो डिलीट हो गया। यानी आप अगर वो कह भी दे मैंने इंश्योरेंस करवाई है तो कोई टैक्स माफ नहीं होगा। एक प्रॉफिट ऑन डेट्स, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। घर बनाने के लिए आप लोन लेते थे, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते थे, ये पहले एज अ डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होता था, ये भी अब डिलीट हो गया। इसके बाद सेक्शन 65F था, कुछ लोगों को टैक्स माफ था, उसमें एक .1 सब सेक्शन 1 में .3 था। तो वो भी लॉ में डिलीट हो गया है। तो ये आप नई किताब देखेंगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, जो पॉइंट उधर हैं वही असल में सिलेबस में है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन थी और उसकी डिटेल थी। और फिर उसी के मुताबिक आपको याद होगा शायद हम टैक्स भी कैलकुलेट करते थे कि अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है और उसको टैक्स रेट कम लगेगा। तो ऐसी सब बहस डिलीट हो गई है। तो अब आपने बस नॉर्मल जो टेबल हम क्लास में यूज करते रहे हैं वही करने हैं। अच्छा जी, चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस का है। उसमें ये कॉन्सेप्ट होता था 50% फैक्टर डेप्रिसिएशन लगाने का, यानी खरीदने के साल में हम डेप्रिसिएशन जो निकलती थी उसे एक 50% फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट अब डिलीट हो गया। अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यानी जिस साल खरीदा है आप उस साल उसको पूरा डिप्रिशिएट कर दें, और जिस साल आपने एसेट को बेचा है उस साल आप उसको बिल्कुल डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये जब आप बुक में एग्जांपल्स करेंगे सेक्शन 22 के साथ, तो उसमें आपको अब यही डिटेल मिलेगी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, ये जी थोड़ी सी डिस्कशन है। इसकी एक समरी सी मैंने बनाई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
एक होता था एम्प्लॉयर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे रखता था एम्प्लॉय के लिए, एक होता था एम्प्लॉयर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे रखता था। तो उसकी एक डिस्कशन है, वो जरा देखिएगा। वो जी कुछ ऐसे है कि फंड्स अब दो किस्म के हैं, आपको पता है। एक फंड वो हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं या अप्रूव करा लिए हैं आपने कमिश्नर से, और एक वो हैं जो अनरिकग्नाइज्ड हैं। जहां तक ताल्लुक है रिकग्नाइज फंड्स का, उसमें अगर आपने प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज करा लिया ना कमिश्नर से, तो बिजनेस के चैप्टर में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पैसे अलग करके रख रहा होगा प्रोविडेंट फंड की मद में, वो फुली अलाउड एज रिडक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर फंड्स की, जैसे पेंशन में, पेंशन के लिए एम्प्लॉयर ने पैसे अलग करके रखे एम्प्लॉय के लिए, ग्रेचुटी के पैसे एम्प्लॉयर ने अलग करके रखे एम्प्लॉय के लिए, सुपरएनुएशन फंड के पैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अलग करके रखे, ये डिफरेंट किस्म के फंड्स हैं। अगर इन तीनों के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसे अलग करके रखे, तो फिर ये फुली रिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ये रिडक्शन अलाउ होगा 50% अलाउ, 50% नॉट अलाउड। और अगर ये फंड्स अनरिकग्नाइज्ड हैं, तो फिर ये जो चार फंड्स मैंने जिक्र किए, प्रोविडेंट, पेंशन, ग्रेचुटी, सुपरएनुएशन, ऑल ऑफ द फोर फंड्स इफ रिकग्नाइज्ड, ये चारों के चारों फंड्स अगर ये सॉरी अगर अनरिकग्नाइज्ड हैं, तो अनरिकग्नाइज की सूरत में ये अलाउ हो जाएंगे एज अ रिडक्शन। अगर एम्प्लॉयर ने अरेंजमेंट कर लिए हैं कि वो जिस वक्त इन लोगों को पेमेंट करेगा उन फंड्स में से, तो टैक्स काटेगा। तो अब कुछ समरी इस तरह की बन गई कि अनरिकग्नाइज्ड में अगर आप अरेंजमेंट करेंगे टैक्स काटने के, जिस वक्त एम्प्लॉयर उसको पेमेंट करेगा, अगर अरेंजमेंट करेगा टैक्स काटने का, तो फिर एम्प्लॉयर को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा अनरिकग्नाइज के केस में। और अगर अरेंजमेंट नहीं करेगा तो रिडक्शन अलाउ नहीं होगा। बट द स्टोरी इज बिट डिफरेंट इन केस ऑफ रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज के केस में ये है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो अरेंजमेंट करे ना करे वाली बहस यहाँ नहीं मैं कर रहा। यहाँ ये बहस है कि अगर वो प्रोविडेंट फंड है तो अलाउड है, और अगर वो प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई और तीनों में से फंड है, तो वो 50% अलाउड है और 50% नॉट अलाउड है। तो इस तरह की कुछ कहानी बनती है। अच्छा, इसमें आप एक काम कीजिएगा, किताब में मैं कोशिश करूंगा, कुछ गलतियां भी थी वो मैंने आपको, जिन्होंने नई बुक बाय की हुई है उसमें लिखा हुआ है, एक लिंक भी शेयर किया हुआ है, वो मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कुछ दिनों में उनको भी बता दूं आप लोगों को क्या गलतियां थी किताब में, कुछ हल्की फुल्की जो लॉ में चेंजेस आती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये करिएगा कि पेज 129 और 130 जो नई बुक का है आपके पास, इसमें ये वाला डब्बा क्रॉस कर दें, और ये जो मैंने आप डायग्राम बनाई है इसको आप बना लीजिएगा। अब इसको अगर आप लॉ से लिंक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा चीज़ों को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको कम से कम टाइम में समाप्त करवा दूं। ये चार फंड है नॉट रिकग्नाइज्ड। ये जो नॉट रिकग्नाइज्ड फंड है ना, ये डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं है। लेकिन इफ दीज फोर आर रिकग्नाइज्ड, यहां तो ये लिखा हुआ है ना अनरिकग्नाइज्ड है, तो डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं है। लेकिन अगर ये रिकग्नाइज्ड है तो फिर डिडक्शन के तौर पे अलाउड है, लेकिन उसमें कुछ तफसील है। तफसील जरा आगे जाके जो है वो आ रही है। तफसील ये है कि जो ग्रेचुटी, अप्रूव्ड और पेंशन और अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, ये जो चार फंड है, ग्रेचुटी, पेंशन और सुपरनेशन, तीन, ये जो तीन फंड है, ग्रेचुटी, पेंशन और सुपरनेशन, जिनको हमने यहाँ पे लिखा है, अगर ये तीन फंड्स जो हैं इनकी मैं बात करूं तो ये अप्रूव्ड भी हैं, तो आपको सिर्फ 50% नॉट अलाउ होंगे और 50% अलाउ हो जाएंगे। अच्छा, पॉइंट एफ के अंदर अगर आप देखें, पॉइंट एफ में लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड। अब एनी से मुराद है लोगों की, यहाँ ये अनरिकग्नाइज कहना चाह रहा है वो, बस एक राय है, इख्तलाफ भी हो सकता है किसी का। एनी से मुराद है अनरिकग्नाइज्ड, तो कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड फंड नॉट अलाउ है अगर बंदे ने अरेंजमेंट नहीं की है, और अगर अरेंजमेंट कर ली है तो फिर अलाउड है। बहरहाल मेरे ख्याल से फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस समरी इज बेटर देन वहां की जो मैंने डिस्कशन की है। तो इस समरी को फिर जहन में जरा रखिएगा। ओके, आगे जी, अगली डिस्कशन है एक, डेट इज अबाउट सैलरी क्रॉस चेक से भी अलाउड थी, और 25,000 से ऊपर की सैलरी अगर आपने पे करनी है और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें तो भी। एक और इन्होंने ऐड कर दिया लाइन, डिजिटल मीन्स का वर्ड ऐड कर दिया। अच्छा जी, गाड़ी की कॉस्ट आपको पता है 25 लाख तक होती है,
तो ठीक है, 25 लाख से ऊपर की गाड़ी जो है उसको हम 25 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, बट नाउ दिस लिमिट इज चेंज्ड। अब अगर आप 75 लाख से ऊपर की गाड़ी लेंगे तो फिर गाड़ी की कॉस्ट को 75 लाख पर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। वरना अगर आप 6 मिलियन, यानी अगर 60 लाख की गाड़ी ले लेंगे तो अब उसको 25 लाख पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुरानी 25 लाख वाली लिमिट अब बढ़ के 75 लाख पे हो गई है। लेकिन कॉन्सिक्वेंशली वो जो बिजनेस के चैप्टर में एक जगह लिखा हुआ है ना, सेक्शन 28 के अंदर, कि लीज रेंटल जो है वो माइनस करने की इजाजत है। लीज रेंटल जब आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो फिर गाड़ी की कॉस्ट मैक्सिमम 25 लाख हो सकती है, वो बात उसी तरह है लॉ में। बल्कि उसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया है। वो जो लीज रेंटल वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी मैंने एक लेक्चर 108 अपलोड किया हुआ है क्रिश्चियन कॉलेज के जो पोर्टल है उसके ऊपर। तो लेक्चर 108 में मेरे ख्याल से पार्ट सी है शायद, उसमें एक न्यूमेरिकल के अंदर वो रेंटल वाली डिस्कशन भी मैंने की है न्यूमेरिकली। तो बिजनेस का एक ही उसमें शायद न्यूमेरिकल है। तो वो वाली डिस्कशन भी आप ले सकते हैं, ताकि रेंटल रिवाइज हो जाए जरा, क्योंकि वो आई के अपने इस तरह टेस्ट किया था इस दफा पहली दफा, तो वो रेंटल वाला पॉइंट भी आपका जरा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, मिनिमम टैक्स शायद 5 साल तक पहले कैरी फॉरवर्ड होता था, आप देखिएगा बुक में लिखा हुआ है 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। और ये सेक्शन 23(5) ई ऐड हुआ है और सेक्शन 21 का आर ऐड हुआ है। सेक्शन 21 के आर की डिस्कशन आपको इस लेक्चर के पार्ट बी में मिल जाएगी। सेक्शन 23 का जो 5 ई ऐड हुआ है उसमें ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग वगैरह पर इनिशियल अलाउंस आप नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली जब उसने पहले भी पिछले लॉ में भी प्लांट एंड मशीनरी का ही इनिशियल उसका रेट दिया हुआ था, बिल्डिंग का तो दिया ही नहीं हुआ था। लेकिन फिर उसने जरा फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी, उनके ऊपर आप इनिशियल अलाउंस नहीं ले सकते। तो आ जाके दो ही चीजें बची जो हम डिस्कस करते थे, कंप्यूटर और प्लांट, ऐसे कुछ, यानी कि नया आपने पाकिस्तान से लिया या सेकंड हैंड बाहर के मुल्क से लिया, वो डिस्कशन वही वाली है, उन पे इनिशियल अलाउंस अलाउड है। अच्छा जी, एक बहुत मेजर चेंज आई है जी, कैपिटल गेन के चैप्टर में अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो गेन को आप 75% करते थे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। अब 75% पर रिस्ट्रिक्ट करने का तस्वुर हमारे लॉ में कोई नहीं है, ये बहुत बड़ी चेंज आई है जी। नेक्स्ट, एक सेक्शन था जी 37(4)(a), वो डिलीट हो गया है। उसमें कुछ डिस्कशन है, वो मैं आप कोशिश करता हूँ आपसे कर लूँ 1 मिनट। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसमें। असल में गिफ्ट की बात है, गिफ्ट, गिफ्ट आपको मिला और अगर आपने गिफ्ट सेल कर दिया। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे मैं बेटे की बात कर रहा हूँ, बेटे को गिफ्ट मिला और बेटे ने सेल कर दिया। अब चाहे रिलेटिव से मिला चाहे नॉट रिलेटिव से मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे फादर से मिला या फ्रेंड से मिला, मैं भी कैपिटल गेन के एंगल से कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। फादर ने खरीदा था 10 रुपए का, फ्रेंड ने खरीदा था 10 रुपए का, आपको जब मिला तो उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू, उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू थी 12, और आपने जब बेचा बाजार में कई सालों बाद तो ये बिका 15 का। अब सवाल ये है कि इन दोनों सूरतों में गेन कैसे कैलकुलेट होगा। तो मोहतरम, पुराने लॉ में कुछ ऐसी डिस्कशन थी कि जब आपको कोई चीज मिलेगी तो जिस दिन मिलेगी उस दिन की फेयर वैल्यू, इसकी कॉस्ट एज्यूम की जाएगी। तो ऐसी डिस्कशन अब फारिग हो गई है। तो इसलिए इस बुनियाद पे अगर ये वाला डाटा पेपर में आपको दे तो आपने फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है। ये एक मेजर चेंज है, आपने फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है उस दिन की जिस दिन आपको मिला, बल्कि आपने जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी को लेना है। यानी 15 और 10 का डिफरेंस, 5 का आपको गेन आया, और इधर भी 15 और 10 का डिफरेंस, 5 का आपको गेन आया। तो ये है जी कुछ डिस्कशन इस बारे में जो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, अगर कोई चीज आपको इनहेरिटेंस में मिले, मिसाल के तौर पे फादर से इनहेरिटेंस में आपको मिली है, ये तो मैंने गिफ्ट की बात की ना। गिफ्ट आपने पहले लिया, फिर लेके उनसे आगे बेच दिया। अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूं तो इनहेरिटेंस के केस में वही होगा जैसे पहले होता था। इनहेरिटेंस के केस में
अगर फादर ने अगर फादर ने मिसाल के तौर पर कोई चीज 11 रुपए की ली हुई है, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई वो 13 की है, बाद में आपने 17 की बेच दी, तो फिर आप कॉस्ट ये वाली लेंगे जो फेयर वैल्यू थी जिस दिन आपको फादर से मिली। ये इनहेरिटेंस के केस में इस तरह होगा, बट गिफ्ट के केस में उस तरह होगा जैसे मैंने पहले आपको बताया। अच्छा जी। अब प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के रेट्स बदल गए हैं, सिक्योरिटीज के रेट चेंज हो गए हैं। फॉर डेट वी हैव टू गो इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अगर हम इनकम कैपिटल गेन के चैप्टर में जाए, तो हियर यू विल फाइंड कि प्रॉपर्टी के जो जो कैपिटल गेन के रेट बदले हैं उसमें ओपन प्लॉट एक लफ्ज आ गया है। ओपन प्लॉट मीन्स ओपन प्लॉट यानी लैंड और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, बना हुआ घर आप बेच दें, और फ्लैट्स वगैरह 2-3 मंजिला जो बने होते हैं, तो इन सब के ना रेट्स जरा डिफरेंट हो गए हैं। और पहले आपको पता है 2 डब्बे होते थे अलग अलग, अब डब्बा भी सिर्फ एक ही है, बॉक्स एक ही है, बस उसमें रेट्स ऑफ टैक्स दिए हुए हैं। और इसी तरह सिक्योरिटीज के भी रेट चेंज हो गए हैं। सिक्योरिटीज में ना कुछ ऐसी डिस्कशन बनी है फाइनली कि अगर आपने सिक्योरिटीज खरीद के रखी हुई है कोई पुरानी, अब पुरानी से क्या मुराद होगी कि सिक्योरिटीज पुरानी खरीद के रखी हुई हैं। 1 मिनट में इसका ना टेबल निकाल लूं। अगर आपने सिक्योरिटीज ना पुरानी खरीद के रखी हुई है, पुरानी का मतलब है कि पेपर में आपको ऐसा सवाल आ जाए जिसमें डेट ऑफ परचेज 30 जून 22 से पुरानी हो, तो फिर रेट ये है। और अगर पेपर के अंदर कोई ऐसा सवाल आ जाए आपको जिसमें सिक्योरिटीज की डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 22 के बाद है, तो फिर उसमें होल्डिंग पीरियड देख के ना रेट डिसाइड होगा। तो अब दो सिनेरियोज बन गए, आपने डेट ऑफ परचेज देखा करनी है। अगर यकम 30 जून 22 है या उससे कोई पुरानी डेट है, तो फिर आपने 12.5% रेट लगा दिया करना है। और अगर 1 जुलाई 22 या उसके बाद आपने खरीदा है, तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड आपने रेट लगाना है। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन डेट ऑफ परचेज, नॉट ऑन डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ परचेज। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई 2 जुलाई 2022 को खरीदी है, और उसको जो है वो आपने 3.5 ईयर्स बाद बेच दिया है, 2023 24 25 को रखा, फिर आपने 3.5 ईयर्स बाद बेच दिया, 3.5 ईयर्स फॉल करेंगे 3 से 4 ईयर्स के दरमियान, और फिर इसके ऊपर रेट जो है वो ये वाला लगेगा। इट इज हाउ इट विल मूव। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे है मोहतरम, मिनिमम टैक्स की। अच्छा, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। एक सेक्शन 7 ही जी इंक्लूड हुआ है, एक बहुत जबरदस्त सेक्शन है। तो इसकी ऑब्वियसली वो पार्ट बी के अंदर मैंने डिस्कशन अपलोड की हुई है। यार बेस्ट जजमेंट शायद पहले 5 साल में होती थी, अब लिखा हुआ देखिएगा बुक में 6 साल में होती है। और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का सेक्शन चेंज हो गया ऑल टुगेदर 70-80%। तो उसको मैंने नीचे वाली वीडियो में डाल दिया है। आईडीआरसी के रूल होते थे वो अब डिलीट हो गए हैं। एक नया सेक्शन ऐड हो गया है, सेक्शन 114A(b). उसको भी आप देख लीजिएगा, नीचे वाली वीडियो में है। चैप्टर 16 में एक नया सेक्शन ऐड हो गया है, सेक्शन 175B। उसको भी आप देख लीजिएगा, नीचे वीडियो में है। चैप्टर 16 में ये दो चेंजेस आई हैं, इनको डिस्कस करते हैं। स्काई ब्लू में मैंने वो चीजें हाईलाइट की हुई हैं जिनके लिए मैंने आपको जरा बुक खोल के दिखानी थी, और येलो में वो चीजें हैं जो पार्ट बी के अंदर हैं, और बाकी तो आपसे जुबानी डिस्कशन चल रही है। अच्छा जी, सेक्शन 174 के 3 की लास्ट 2 लाइंस, कोशिश तो की है मैंने इसमें सारी चेंजेस कवर हो जाए। आई होप कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कवर ना हुई हो। सेल्स टैक्स में एज सच बाहिर कोई चेंजेस नहीं है न्यूमेरिकल्स में। ये लेक्चर 108 है एक। अ, अगर ये आप लेना चाहें, यूट्यूब पे पूरा पड़ा हुआ है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। अच्छा, चलें वापस आते हैं जी। आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 16। कुछ बुक में हमने चैप्टर के नंबर भी चेंज किए हैं, सेल्स टैक्स के चैप्टर का नंबर कुछ और होता था पहले, अब हमने कुछ और कर दिया है। चैप्टर 16 में सेक्शन 177 का हम्म, इसमें एक तो मोहतरम ये ऐड हुआ है सेक्शन 174 में, ये लाइन 6 साल तक आपने रिकॉर्ड संभाल के रखे हैं, लेकिन फॉरेन इनकम एसेट्स में इंडेफिनिट पीरियड के लिए रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, ये लाइन कुछ ऐड हुई है। इसके बाद एक था कि ऑडिट कितने अरसे में आपका हो सकता है, तो उस बारे में एक लॉ में प्रोविजन आई है नई,
एंड डेट इज सेक्शन 177 अप्लाई नहीं होगा उस बंदे पे जिसका ऑडिट पिछले 4 साल में किसी साल हो चुका है। तो बार बार उसको ऑडिट नहीं करने आएंगे। पिछले 4 साल में अगर आपका ऑडिट हो गया है, तो अब आप कुछ साल रिलैक्स बैठें, फिर पिछले, तो एक सर्कल सा चल जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि अगर आपका ऑडिट इस साल वो ऑडिट करने आए, मिसाल के तौर पे 2022 है, मैं खड़ा हूँ, वो ऑडिट करने आए, तो देखेंगे पिछले 4 साल में अगर किसी एक साल भी हुआ है तो अब नहीं किया जाएगा। लेकिन हाउएवर कमिश्नर में सिलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, लेकिन बोर्ड की अप्रूवल लेके हर साल भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और जी सेल्स टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। सेक्शन 3 से शुरू करते हैं। सेक्शन 3 एक ये है जी चेंज, सेक्शन 23 से मैं जरा शुरू करता हूँ। टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस बिल होता है जिसपे आपने बायर का नाम वगैरह पूछना होता था, जो अनरजिस्टर्ड होता था। तो इसमें यहाँ पहले कुछ और लाइन लिखी हुई थी सेक्शन 23 के बी में, अब थोड़ी सी चेंज हुई है। एंड कंज्यूमर की जगह एक और चीज आई है। तो नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पूछना है बायर का। एंड इन केस ऑफ एंड इन केस ऑफ सेल बाय मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर, अगर मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर या अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा, तो आपने एनआईसी या एनटीएन उसका लेना है, ऑफ अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज द केस में भी, जो भी होंगे वो। तो ये आप वहीं से देख लीजिएगा, क्या कहते हैं, लास्ट टाइम वाला भी ऑलमोस्ट इसी तरह के, उधर एंड कंज्यूमर क्लास लिखा हुआ था, इधर कुछ और लोगों का नाम लिखा हुआ है। और जी इसमें एक सेक्शन ऐड हुआ है 14 AB। अच्छा, रिटेलर, टायर 1 रिटेलर होते हैं बड़े रिटेलर, टायर 1 रिटेलर के अलावा वाले रिटेलर होते हैं छोटे रिटेलर। इनकम टैक्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, पार्ट बी के अंदर भी आप देखेंगे कि ना, गैस और बिजली के बिल वो बंद करने पे आ गए हैं, गैस और बिजली के कनेक्शन काटने पे आ गए हैं लोग। एफबीआर को एम्पावरमेंट हासिल है कि वो डिसकंटिन्यू कर दे किसी का गैस या बिजली का कनेक्शन, अगर आप अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ना कराएं, यानी अनरजिस्टर्ड बंदों का। अगर आप अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ना कराएं तो आपका गैस या बिजली बंद हो सकती है। एनी पर्सन, कोई भी बंदा हो, चाहे इंपोर्टर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो। इसमें बड़े बड़े रिटेलर सारे शामिल हैं, इंक्लूडिंग टायर 1 रिटेलर। और एक एक ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, ये तो फेल टू रजिस्टर है ना। अगर किसी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है और वो रजिस्टर्ड टायर 1 रिटेलर है, लेकिन उसने अपने आप को अपना सिस्टम कंप्यूटर एफबीआर के सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं करवाया, तो फिर इसको भी यही सजा मिलेगी कि इसकी गैस या बिजली बंद हो सकती है। अच्छा जी, सेक्शन 3 के अंदर कुछ चेंजेस हैं। सेक्शन 3, इसमें 8, 9 एंड 11, 8, 9 एंड 11। एट, ये तो एनपिक सीएनजी का पॉइंट ऐड हुआ है, ये ऊपर जैसे वीओएस की डेफिनेशन में ऊपर देख लें, वो वापडा और बिजली वगैरह का कुछ है उस टाइप का है ये, इसका तो आप कर लेंगे। अच्छा जी, इधर कुछ चेंजेस आई हैं। एक पहले रूल सुन लें जी। रिटेलर्स दो किस्म के होते हैं, एक बड़े होते हैं टायर 1 जिन्होंने नॉर्मल तरीके से टैक्स देना होता है। एक जी छोटे रिटेलर हैं अदर देन टायर 1, इन्होंने बिजली के बिलों में टैक्स लग के आएगा, इनको इनको बिजली के बिल के साथ टैक्स लग के आएगा। अब सवाल ये है मोहतरम कि टायर 1 रिटेलर्स जो हैं, बड़े रिटेलर्स, शेल पे टैक्स इन नॉर्मल वे एट 17%, ये तो स्काई ब्लू में हाईलाइट हुआ हुआ है। फिर ग्रीन में लिखा हुआ है टैक्स शेल बी चार्ज थ्रू मंथली बिजली का बिल फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन टायर 1। अदर देन टायर 1 रिटेलर्स जो हैं, अ, उनसे बिजली के बिलों के जरिए टैक्स लिया जाएगा, लेकिन ये जो ग्रीन वाले हैं ये फिर छोटे हैं। रेट उनके लिए ये होंगे, डज नॉट एक्सीड 30,000, ये भी इग्नोर करें, डज नॉट एक्सीड 30,000, बिजली का बिल 30,000 से ज्यादा नहीं आया तो 3,000 सेल्स टैक्स है। इसी तरह 30,000 से 50,000 के लिए 5,000, एक्सीड 50,000 तो 10,000। ये याद करने पड़ेगा, टेबल आपको पेपर में पता नहीं होते दिया होता ना दिया हो, लेकिन ये बस वो पूछ सकता है कि अदर देन टायर 1 रिटेलर्स के लिए क्या बिजली, कितने बिजली के बिल पे कितना टैक्स बनता है। एफबीआर, आगे बढ़े, एफबीआर में चार्ज सेल्स टैक्स अप टू 20,000, 20,000 तक भी वो सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है अगर करने पे आए, ऑन सर्टन पर्सन थ्रू जनरल ऑर्डर, हुक्म देके। अबव रेट्स अपीयरिंग इन द टेबल विल बी डबल्ड,
ऊपर वाले रेट डबल कर लिए जाएंगे अगर उस बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशूड बाय एफबीआर में नहीं आ रहा। तो तुम सजा, जुर्म करोगे इनकम टैक्स में, सजा मिलेगी सेल्स टैक्स में। छोटे रिटेलर्स के लिए जो रेट है मोहतरम वो कम है, 3,000, 5,000, 1,000 उन्होंने बिजली का बिल, सॉरी सेल्स टैक्स जमा करवाना है, 3,000, 5,000 और 10,000। लेकिन अगर ये सेल्स टैक्स में अपने आप को एक्टिव टैक्स पे नहीं रखेंगे, तो सेल्स टैक्स में आके ये इनकम टैक्स में अपने आप को, सॉरी, एक्टिव टैक्स पे नहीं रखेंगे, तो सेल्स टैक्स में इनके लिए आके ये रेट डबल हो जाएंगे। और कौन सा पॉइंट ऐड हुआ है? 11। 11 में ये लिखा हुआ है, बोर्ड में रिक्वायर क्लास ऑफ पर्सन टू इंटीग्रेट देयर इनवॉइस इशूइंग मशीन्स, यानी वो जो बिल बना के देते हैं ना कस्टमर को, उस मशीन को बोर्ड के साथ इंटीग्रेट करें और रियल टाइम ऑनलाइन बेस पे। और अगर नहीं करेंगे तो नीचे सजा हमने अभी पढ़ ली है, जो नीचे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अब आप पार्ट बी अटेंड करें, कोई न्यूमेरिकल वगैरह है तो मैंने आपको वो लेक्चर बता दिया है, एक अवेलेबल है। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज। क्लोज करते हैं।